चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज हम लोगों को करना है वाक्य एवं वाक्य के प्रकार, और प्रकार से पहले हम लोग करेंगे वाक्य के तत्व और वाक्य के अंग, जानेंगे वाक्य क्या होता है क्या नहीं। शब्दावली में आज हम देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का छठा सेट। पहला शब्द दिया है आवृत्ति और आवृत्ति। शब्द है आवृत्ति, इसमें अ है और ये आ है, दोनों में ये अंतर है। आवृत्ति का मतलब होता है बेकारी, यानी बेकार रहना, बेकार बैठना है, कोई काम न करना। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, जहां कोई चीज दोहराई गई हो उसे आवृत्ति कहते हैं। आगे शब्द है अभय और उभय। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आता है, या जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष हो। मान लो कि कोई व्यक्ति है तो एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है, इन दोनों को अगर हम एक साथ बोलना चाहते हैं तो हम उभय कह देते हैं। ठीक है। अभय शब्द जो बना है, भय में अ उपसर्ग लगा के बना है, यानी जिसे भय नहीं हो, तो यानी निर्भय। और निर्भय शब्द भी भय में निर उपसर्ग लग के बना है। आगे शब्द है हमारा अवदान और अवधान। शब्द में अंतर है द और ध का। अवदान शब्द का मतलब होता है देन, देन या कोई उपलब्धि, जैसे कोई उपलब्धि प्राप्त की है किसी ने तो उसके लिए आता है अवदान। और अवधान का मतलब होता है मनोयोग या ध्यान पूर्वक। मतलब हम ये कह सकते हैं जब हम कोई चीज ध्यान से देख रहे हैं तो तब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि अवधान पूर्वक, हम ये कह सकते हैं। आगे शब्द आता है हमारा अब या और आब। अब शब्द जो होता है तत्काल या अभी के लिए एक अभिकारी शब्द है ये हमारा, और आब शब्द हम प्रयोग करते हैं पानी के लिए। आगे शब्द आता है अलग और अलग। शब्द है अलग। अलग कहते हैं माथे पर लटकते हुए बाल, जिसे लट कह देते हैं, उनके लिए अलग शब्द आता है। और अलग मतलब भिन्न या पृथक, अलग अलग चीज के लिए। आगे शब्द है अभिसार और अभिसार। दोनों में छोटी ई और बड़ी ई का अंतर है। तो अभिसार जिसमें छोटी ई है उसका मतलब है प्रिय से मिलने का स्थान, यहाँ जहां पर गुपचुप मिलते हैं प्रेमी प्रेमिका, उस स्थान के लिए अभिसार शब्द का प्रयोग करते हैं। और अभिसार माने हो जाता है आक्रमण। ठीक है। आगे शब्द आता है अर्घ्य और अर्घ। शब्द है अर्घ्य, इसमें यह उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया हवन सामग्री। और अर्घ मतलब होता है किसी को जल देना, जैसे जल देते हैं तो बोल देते हैं कि अर्घ दे रहे हैं। जैसे सूर्य को जल दिया जाता है तो ऐसे कह देते हैं सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। अर्क रस, जूस। हाँ हाँ, अर्क इसका मतलब होता है जूस। ठीक है, काढ़ा जो बोलते हैं, रस। आगे शब्द है आलोक और अलोक्य। आलोक शब्द हो गया यानी जो जहां निर्जन हो या जहां कोई व्यक्ति ना हो, या उसे अदृश्य भी कह देते हैं जहां कोई ना हो। आलोक्य शब्द का अर्थ हो गया असाधारण। आगे शब्द है अध्रुव और अधुष। दो शब्द हैं। अध्रुव का मतलब होता है अस्थिर, यानी जो ध्रुव की तरह स्थिर नहीं है। और अधुष का अर्थ हो गया कंठ प्रदा, यानी एक बीमारी का नाम है, जो गले की बीमारी होती है उसके लिए अधुष। आगे शब्द आता है अध्ययन। अध्ययन और अध्यशन। ठीक है। अध्ययन का मतलब हो गया पढ़ना, जैसे पढ़ाई करते हैं। और अध्यशन का अर्थ हो गया अति भोजन, यानी बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग जिसे आप बोलते हो उसे कहा जाता है अध्यशन। आगे शब्द आता है अनास और अनास। शब्द है अनाश, तालुषा और अनास। यहाँ पे आप देख सकते हो नाश शब्द का आगे अ लगा हुआ है, तो जिसका नाश ना हो तो अनास का मतलब ये हो गया। और नास, ये नास मतलब नासिका, नाक से, तो जो नाक रहित है उसके लिए अनास कह दिया जाता है। शब्द है अनिरुक्त और अनिरुद्ध। शब्द है अनिरुक्त। अनिरुक्त का अर्थ हो गया जिसकी व्याख्या न हुई हो, ठीक है, उसे अनिरुक्त कहेंगे। और अनिरुद्ध जो नाम है ये कृष्ण के पुत्र का नाम है। ठीक है। आगे शब्द आता है अनुवेश और अनुवेश्य। अनुवेश का मतलब होता है पीछे प्रवेश करना, अनु माने बाद में। ठीक है, यहाँ जो उपसर्ग लगा है अनु माने बाद में, या अनुसरण करना, पीछे चलना उसके। और अनुवेश्य का मतलब आ गया बगल में रहने वाला, यानी वैश्य, वैश्य जो शब्द आ जाता है पड़ोसी के लिए, अनु माने बाद में, या आपके जहां आप रह रहे हैं आपके बाद रहने वाला वो आ जाएगा बगल में रहने वाला। ठीक है। इनमें यह अंतर है, इनको आप पढ़ के समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से शब्दों में अंतर करके याद करेंगे। चलिए आज हम लोगों को करना है अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा वाक्य, वाक्य विश्लेषण। वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लगा दीजिए। चलो देखो,
सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा दी हुई है यहाँ पर, पदों या शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव अथवा सार्थक भाव को स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ये शब्द दे रहा है ना सार्थक, इसका मतलब तो आप समझते ही हैं, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। सार्थक मतलब क्या होता है, जिसका अपना कोई अर्थ हो। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हमने वर्णों के क्रम में यानी वर्णों का समूह जो है वो सार्थक ही शब्द माना था, उसी तरह से सार्थक अर्थ जब हमारा उत्पन्न होगा शब्दों के समूह से, तभी वो हमारा वाक्य होगा। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे शब्दों को ऐसे ही इकट्ठा कर लिया यानी शब्दों को, और उनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो हम उसको वाक्य कह सकते हैं। नहीं, जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तब तक हम उसको वाक्य नहीं कहते। तो सार्थक शब्द का मतलब यहाँ पर यही है कि वो या तो कोई अर्थ रखेगा, या जो बोलने वाला है वक्ता, वो जो अपना भाव रखने जा रहा है उस भाव को व्यक्त कर देगा। अब पॉइंट आता है हमारा आगे, कभी आपसे ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखो एक वाक्य और पॉइंट दिया हुआ है वाक्य वही है जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ये एक तरह का आपका एक नंबर का प्रश्न हो गया। अब इसमें एक बार क्रम भी देख लीजिए, जैसे आता है वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। वर्णों के मेल से यानी वर्ण या अक्षर के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बन रहा है, वाक्य बन रहा है। अब इसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे, कोई भी वाक्य लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम वाक्य लिखेंगे हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। एक वाक्य हमने लिया। दूसरा वाक्य हम ले रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरा वाक्य हमने लिया घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो तरह के वाक्य लिए, एक वाक्य में थोड़ा सा ज्यादा शब्द लिए हैं और एक वाक्य में हमने केवल 2 ही शब्द लिए हैं। तो यहाँ आपको ये बात समझानी है कि चाहे हमारा वाक्य 2 शब्दों का हो, चाहे कई सारे शब्दों का हो, हमारा वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें हमारा भाव पूरा हो जाता है। जैसे हमने कहा घोड़ा दौड़ता है, तो हमें इसका भाव जो है वो पूरा हो गया कि घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, हमें एक क्रिया के बारे में पता चल गया। वाक्य है हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, कई सारे शब्दों से हमने इस वाक्य को बनाया, लेकिन इस वाक्य में जो हमारे कहने का भाव है वो हमारा पूरा हो जाता है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमारा एक भाव पूरा हो गया। तो हम इस जो हमारे शब्दों का जो ये पूरा समूह है, इसी को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अब एक प्रश्न आता है, क्या वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, हाँ, अगर वाक्य यानी वो शब्द पूरे एक वाक्य का अर्थ ले रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है। कैसे? जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, ये लिख लिया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वाक्य लिया, हमने प्रश्न किया है, क्या तुम बाजार जा रहे हो? हम ये प्रश्न कर रहे हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम एक शब्द रखते हैं, हाँ या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो हाँ है, इस हाँ शब्द के अंदर ये पूरा वाक्य छिपा हुआ है कि हाँ मैं बाजार जा रहा हूं। तो अब अगर मान लो कि ऐसे वाक्य लिखकर आपके सामने पूछा जाए कि यहाँ कितने वाक्य हैं, तो आप यहाँ बताएंगे कि 2 वाक्य हैं। ठीक है, हमने ये ऑब्लिक में लिया है अभी, जो ये वाला है ना, अथवा में लिया, या तो हम हाँ का जवाब देंगे या नहीं का। अगर हम नहीं जवाब देते हैं तो नहीं में भी क्या आ जाता है, नहीं मैं बाजार नहीं जा रहा। ये पूरे वाक्य का इसमें अर्थ आ जाता है। तो हमें कुल मिला के क्या समझ में आया? तो हमें कुल मिला के ये समझ में आया कि वाक्य एक प्रकार का भाव है, चाहे वो हमें एक शब्द से समझ में आए, चाहे वो हमें कई सारे शब्दों से समझ में आए। ठीक है, तो अब ये जो भाव जो हमारे सामने आया है, हमने ये तो पता कर लिया कि वाक्य हमारे क्या होंगे, एक शब्द से लेके अनेक शब्दों तक हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि वाक्य के अंदर क्या अंग होते हैं, या कुछ इसमें हमें आवश्यक तत्व भी हो रखने होते हैं, या कुछ और जानकारी होती है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हमारा आता है कि वाक्य के आवश्यक तत्व। अब आवश्यक तत्व का मतलब क्या है? हमने ये जान लिया कि हमारा जो वाक्य है एक शब्द से लेके अनेक शब्दों तक बन सकता है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर तो हम कितने भी शब्द जोड़ते चले जाएं हमारा वाक्य बन ही जाएगा। लेकिन हमें यही देखना है कि वाक्य ऐसे ही नहीं बनेगा।
वाक्य में कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो वो शब्द समूह या वो सिंगल शब्द उन शर्तों को फॉलो करता होगा, तभी हमारा वो वाक्य कहलाएगा। तो अब ये जो शर्तें हैं हमारी, ये एक तरह से 6 शर्तें हमारी मानी गई हैं जिनको हम आवश्यक तत्व के नाम से पढ़ते हैं। अब आपकी परीक्षा में, जैसे नॉर्मल परीक्षा में तो इनसे कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अध्यापक वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से वाक्य का कौन सा तत्व नहीं है या कौन सा तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से अगर अध्यापक वाली परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है तो आपकी में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो 6 तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में ही हम जानेंगे। फिर इसके आगे हम वाक्य से एक शब्द पढ़ेंगे, उपवाक्य। अब वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर होगा, तो यहाँ हम जानेंगे कि उपवाक्य के अंदर जो हम यहाँ पे सारे तत्व, जितने तत्व पढ़ रहे हैं सारे के सारे तत्व होंगे, बस एक को छोड़कर। अब एक वो छोड़ेंगे, कौन सा, आकांक्षा। अब आकांक्षा को छोड़कर हमारे उपवाक्य के अंदर सारे तत्व पाए जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे वाक्य के अंदर ये 6 के 6 तत्व नहीं आए तो फिर वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर एक तत्व छूटकर वो क्या बन जाता है, उपवाक्य बन जाता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ ये बात पता चल गई कि वाक्य में हमें 6 के 6 तत्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को हम आगे समझेंगे। और ये मैंने अभी यहाँ पे नाम थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम उपवाक्य को समझेंगे तो मैं आपको इसे समझाने के लिए एक ही बात कहूंगी कि अभी तक हमने वाक्य में जो 6 तत्व पढ़े, उन 6 में से एक तत्व इसमें रह जाता है और वो है आकांक्षा। और जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ उसमें आकांक्षा रह गई है तो मतलब वो वाक्य नहीं उपवाक्य है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम समझेंगे आगे। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सार्थकता। ठीक है, सार्थकता का मतलब क्या है, कह रहा है कि सर्वप्रथम वाक्यों में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्दों से वाक्य का सही भाव प्रकट नहीं होता। तो जब हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य में हमें सार्थक पदों का प्रयोग करना है। अब सार्थक पद से आप ये भी समझ सकते हो कि हम वाक्य की वर्तनी भी, ठीक है, उसमें ये ध्यान रखना है, मतलब वाक्य नहीं, शब्द की वर्तनी, हमें शब्द की वर्तनी पर भी ध्यान देना होगा। अगर हमने वर्तनी अशुद्ध कर दी है तो फिर वो सार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसमें हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक वाक्य प्रयोग करना, लेकिन हम बोलचाल में भी इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे वे लोग वहां बेफालतू बैठे हैं। वे लोग वहां बेफालतू बैठे हैं। अब जैसे ये हमारा वाक्य आ गया, इस वाक्य से आपको क्या भाव समझ में आता है कि वो लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं वो किसी काम से बैठे हुए हैं या बिना काम के बैठे हुए हैं, बिना काम के। तो हमें इस वाक्य में जो भाव समझ में आया वो ये समझ में आया कि वे लोग जो बैठे हुए हैं वो बिना काम के बैठे हुए हैं। लेकिन वाक्य तो कुछ और कह रहा है। हमारी समझ में जरूर ये आया कि वो बिना काम के बैठे हैं, लेकिन वाक्य में जो शब्द दिए हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये जो बेफालतू शब्द है इसका अर्थ हमारी नजरों में, हमारी समझ में क्या है, बेकार। लेकिन इसका अर्थ बेकार नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बना है बे प्लस फालतू से। फालतू का मतलब होता है बेकार और बे का अर्थ होता है नहीं, उर्दू का शब्द है ये। तो बेफालतू का मतलब क्या हो गया, यानी बेकार नहीं, इसका मतलब काम से बैठे हैं। अब हम लिख कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। तो यानी वाक्यों में हमें सबसे पहले सार्थकता समझनी होगी कि वाक्य हमारे क्या है, सार्थक होने चाहिए। हम जिस भाव को बोल रहे हैं वही भाव हमारा किसमें होना चाहिए, वाक्य के शब्दों में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो हमारा वाक्य नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर इस तरह का शब्द हमारा आता है तो हम इसको कैसे शुद्ध करेंगे, क्योंकि इसमें तो सार्थकता नहीं रही, ये तो गलत हो गया। तो हम इसको कहेंगे कि फालतू। वे लोग वहां फालतू बैठे हैं, तब हमारे कहने का जो अर्थ है वो समझ में आएगा और हमारा ये वाक्य बनेगा। ठीक है, इसी पॉइंट को कहा गया है सार्थकता, कि वाक्य के अंदर हर शब्द की सार्थकता होनी चाहिए। ठीक है, इसे लिख लो। और जब ये लिखोगे काट के वैसे नहीं कर देना है, ऐसे ही काटना है, नीचे अंडरलाइन करके बगल में क्रॉस करके उसका सही रूप यहाँ पर पता चले कि शब्द को ही पूरा का पूरा काट दो और बाद में लिख दो। कल को पता चलेगा कि ये तो ऐसे ही लिख दिया होगा मैंने गलती से, है ना, तो समझ में नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया? चलो देखो, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? आकांक्षा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, या भाव जब कभी अधूरा रह जाए तो हमारा मन करे कि और आगे बताओ ना, पूरा बताओ। ठीक है, तो वो जो जानने की इच्छा रह जाती है। तो ये पॉइंट कह रहा है
कि यदि वाक्य के पदों में आकांक्षा रहती है तो वाक्य का भाव अधूरा रह जाता है, अतः वाक्य में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो यानी हम जब कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो उस वाक्य में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें आकांक्षा रह गई तो वो वाक्य नहीं उपवाक्य हो जाता है। ठीक है, चलो वाक्य प्रयोग करेंगे, इसमें देखेंगे किस तरह से। जैसे हमने वाक्य लिखा, मोहन ने बताया, उसने देखा, मोहन ने बताया, उसने देखा। अब देखिए ये दोनों वाक्य आपने लिखे हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, वाक्य पूरा भाव दे रहा है या आपको कुछ और जानना शेष रहा है? हमें इसमें लग रहा है मोहन ने बताया, तो क्या बताया, हमें ये तो बताइए कि मोहन ने क्या बताया, मतलब इसमें हमें जानने की इच्छा रही। उसने देखा, क्या देखा उसने, आगे तो बताओ, तो यानी जानने की इच्छा रही है। तो यहां पर क्या रह गया, आकांक्षा रह गई। तो अब इसको ऐसे लिखो, ये वाक्य लिखकर, दोनों को लिखकर ऐसे लिखो, यहां आकांक्षा शेष है, अतः ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य नहीं है। जब आप रिवीजन करोगे इसे तो समझ में आ जाएगा ना इस बात का मतलब। ठीक है, तो यहां आकांक्षा शेष है, अतः ये वाक्य नहीं है। चलो लिख लिया ये, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा निकटता। अब देखो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है कि हम एक बार फिर से इनको दोहराएं वाक्य शुद्धिकरणों के नियम में। ठीक है, ये भी क्या है, वाक्य शुद्धिकरण के एक तरह से नियम ही है, पर हमने ये 6 तत्वों को निकाला है। मतलब हमारे विद्वानों ने बताया कि कम से कम इन 6 पॉइंटों पर तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा वाक्य के लिए। तो तीसरा पॉइंट आ रहा है निकटता। इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है कि वाक्यों में पदों के बीच समान दूरी होनी चाहिए। असमान दूरी होने पर वाक्य अपना वजूद खो देता है। इसने जो कहा है उसको समझ लो। यहाँ पे हमने लाइन में एक पंक्ति में ना एक वाक्य लिखा है और उससे समझाने की कोशिश की है निकटता का इसका क्या मतलब है। जैसे हमने लिखा है वाक्य, गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने गंगा और पश्चिम के बीच में इतना लंबा स्थान रखा, यहाँ पे इतना दिया, यहाँ इतना दिया, फिर यहाँ पे ऐसा दिया है, या इसमें इतना छोटा सा दिया है, यहाँ इतना दिया है, यहाँ दिया है। तो यहाँ पे समान स्थान नहीं है हमारे शब्दों के बीच में। तो इसी चीज को कहा गया है कि हमें जब कोई वाक्य बना रहे हैं तो हमें वाक्य के अंदर ना समान स्थान देना होगा, यानी समान स्पेस रखना होगा, तभी वो हमारा एक वाक्य कहलाता है। अगर हम इस तरह से रख देते हैं तो हमें नहीं समझ में आएगा। हम जैसे ही इसके नीचे दूसरी पंक्ति लिखेंगे, हो सकता है कि हम ऐसे ऐसे सिर्फ शब्द ही लिख रहे हैं, उसी तरीके से आ रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें इसको कैसे देना है, जैसे नीचे दिया हुआ है हमारा ये समान स्पेस है हर शब्द के बीच में। ठीक है, तो इसी तरह से हमें निकटता का ध्यान रखना है। तो ये वाक्य हमारा सही है, लेकिन ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। पॉइंट समझ में आ गया निकटता का मतलब। ठीक है, मैंने देखा है हमारे बहुत सारे छात्र लेखन में ऐसा ही काम करते हैं। अगर उनको दे दिया जाए लिखने के लिए, तो वो छात्रों के तो होता है ना कि अगर पेज भरने वाली बात होती है ना, तो पेज जैसे रहेगा, मान लो ऐसे पेज उनको दिया हुआ है, तो एक अक्षर यहाँ, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, ऐसे ऐसे कर, फिर ये है यहाँ, फिर ये यहाँ, अगली लाइन में फिर ऐसे ऐसे। तो उनका जो लिखा हुआ रहता है ना, वो ये नहीं लगता कि उन्होंने पैराग्राफ लगाया हुआ है, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो शब्द लिख रहे हैं, उन्होंने शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसे आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेखन अगर कभी करने का मौका मिले तो आपको ऐसे नहीं कर देना है। वही होता है निकटता वाक्यों के लिए। ठीक है, अब आगे आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है योग्यता। योग्यता क्या है, वाक्य की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उनके अनुकूल होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इसके लिए हम समझेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद समझते हैं। देखो इसे पहले वाक्य लिखते हैं, उसके बाद इसे मैं समझाऊंगी योग्यता का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य हम लिखते हैं कि हाथी ने दौड़ में, हाथी ने दौड़ में घोड़े को पछाड़ दिया। हाथी ने दौड़ में घोड़े को पछाड़ दिया। जैसे दूसरा वाक्य लिखेंगे, माली आग से पौधे सींच रहा है।
माली आग से पौधे सींच रहा है। पॉइंट है हमारा योग्यता, और हमने कहा है कि पदों की योग्यता होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। यानी जैसे अब यहाँ देख रहे हैं कि अपने दूसरे पहले वाले वाक्य पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले वाक्य पर एकदम से रिएक्ट किया आग से, क्योंकि आपको पता है सींच रहे हैं, जब हम पौधों को सींच रहे हैं तो सींचने का काम मतलब होता है पानी देना, ठीक है, पौधों में। तो पहली चीज़ तो हम जब इस तरह से कर रहे हैं तो हमें ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमने जैसे वाक्य लिखा है अभी आपको समझाने के लिए कि हमने कहा आग से पौधे सींच रहा है, तो ये जो हमारा वाक्य है उस वाक्य में जो शब्द आया है उसका जो अपना अर्थ है, उस अर्थ के अनुसार उसकी क्रिया के साथ या उसके और किसी शब्द के साथ जो संबंध है वो सटीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसकी योग्यता नहीं है। आग जो है वो कभी भी पौधे को पानी देने का काम नहीं कर सकती। आग क्या करेगी, उसे जला देगी, और हमें पौधे को पानी देके उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है, उसको पोसना है। तो यानी आग कभी भी पौधे को पोसेगी नहीं, तो यानी आग के पास ये योग्यता नहीं है कि वो पौधे को पोस सके। तो वो किससे होती है, जल से होती है। तो यहाँ पे जो हमने आग से का जो प्रयोग किया है यही हमारा अनुचित प्रयोग है। हमें वाक्य प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो पदों की योग्यता है वो सही होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ आग के स्थान पर शब्द लेना चाहें तो क्या करेंगे, जल से, यानी सींचने का काम किससे होगा, जल से होगा। अब पहला वाक्य है हाथी ने दौड़ में घोड़े को पछाड़ दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हाथी होता है वो अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, और जो घोड़ा होता है वो अपनी दौड़ के लिए जाना जाता है। तो किसी भी सूरत में हाथी घोड़े को पछाड़ ही नहीं सकता। तो ये वाक्य की यानी ये शब्द की जो योग्यता है उसके अनुसार ये वाक्य नहीं बनाया गया है। तो ये वाक्य क्या हो गया, हमारा अशुद्ध हो गया। तो हम इसको जब शुद्ध करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम हाथी के स्थान पर यहाँ क्या लिखेंगे, घोड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो घोड़े ने दौड़ में हाथी को पछाड़ दिया, ठीक है। तो ये योग्यता है कि दौड़ वो हाथी के पास नहीं है, घोड़े के पास है। और अगर हम ऐसे कहें कि मान लो कि पेड़ों को उखाड़ने में घोड़े ने हाथी को पछाड़ दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी के अंदर ताकत होती है कि वो किसी भी पेड़ को उखाड़ सकता है, घोड़े के अंदर वो ताकत नहीं होती कि वो किसी पेड़ को उखाड़ सके। तो इन दो वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कभी वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में आपको पदों के अर्थ के हिसाब से इन चीज़ों को देखना होगा कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वाक्य मजाक का पात्र बन रहा हो। अच्छा, काव्य के क्षेत्र में छोड़कर, ठीक है, काव्य के क्षेत्र में छोड़कर हम वाक्य की बात कर रहे हैं। अब काव्य के क्षेत्र में क्यों, क्योंकि एक कहावत कही गई है, जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। अब कवि तो कुछ भी कह सकता है, जैसे कवि ने कहा है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए। अब इसे हम अपने वाक्य की दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे सरासर गलत है, मछली कूद के बगुले को कैसे खा सकती है। स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे सामान्य रूप से होता है बगुला ही मछली को खाता है, लेकिन साहित्य में तो कह रहा है कि उल्टा काम हो रहा है। और वो बता रहा है, वो कह रहा है कि उलट बासियां हैं, और उलट बासियां के अंदर वो कह रहा है कि मछली जो है वो बगुले को खा रही है। तो भाई कवि ने कह दिया तो खाएगी, चाहे वो हमें समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आग से जला रहा है। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लो मैं यहाँ से आग हटा दूं, ठीक है, और ये वाक्य लिखूं कि माली जल से पौधे सींच रहा है, तो भी ये वाक्य आपका गलत है। यहाँ मैंने, हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे आपको जो वाक्य लिखकर दिखाया है ना, मैंने आपको कि कैसे पदों की योग्यता सिद्ध होती है ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप ये कहोगे कि आग से पौधों को जला रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है हम सिर्फ और सिर्फ आग से ही जलाएंगे। और अगर हम ये लिखेंगे कि जल से सींच रहा है, तो भी सिर्फ और सिर्फ हम जल से ही सींचेंगे, हम उसमें दूध नहीं डाल सकते, दूध से हम नहीं सींचेंगे, ठीक है। तो जब अगर ये वाक्य सामान्य तौर पर आपके सामने ऐसे आएगा कभी कि माली जल से पौधे सींच रहा है, और अब तब आपसे पूछे कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, तो एक भाव के लिए हम दो इसमें शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि अशुद्धता की श्रेणी में आएगा। तब हम इस वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे, हम इसका जल से सब कुछ हटा देंगे, सीधे हम कहेंगे माली पौधे सींच रहा है। और अब ये सींच रहा है, इस क्रिया ने ही हमें बता दिया कि वह किसके द्वारा सींच रहा है, जल के द्वारा सींच रहा है, ठीक है। हाँ, अगर हम इसमें ऐसे कहें कि गंदे जल से, मान लो वहां पे हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तब वो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां हम कह रहे हैं कि माली गंदे जल से पौधे सींच रहा है, तो अब हम एक विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, वहां पर। तो ये हमारी परिस्थिति निश्चित करती है कि वाक्य हमारा किस तरह से सही होगा, कैसे नहीं। तो आपको जब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण में, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगी कि जब भी कभी आपको एक भाव से अधिक मतलब एक भाव के लिए दो शब्द दिखाई देंगे तो आपको एक हटाना ही पड़ता है,
तो यहाँ मैंने पहले ही आपको कह दिया कि यहाँ तो मैंने आपको उस उदाहरण को समझाने के लिए, मतलब उस तथ्य को समझाने के लिए, जैसे कि आपको पहली वाली पंक्ति में स्पष्ट नहीं हो पाया एकदम से, लेकिन दूसरी वाली पंक्ति में आप पहले ही बोल गए, मतलब डाउट आ गया आपके अंदर, तो आप इस बात से ज्यादा समझ गए ऊपर वाली बात को, ठीक है। तो इसलिए ये उदाहरण दिया है। और मैंने साथ भी कह दिया कि अगर ये उदाहरण आपका ऐसे आ जाता है तो भी अशुद्ध है, क्योंकि सींचने का मतलब इसी क्रिया में निहित है जल। जब इस क्रिया में निहित है जल तो हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम इसमें गंदे जल से या साफ जल से, ये हम वहां पर अगर लिखना चाहते हैं तो हमें ये रखना पड़ेगा, यानी वो विशेषण देना पड़ेगा। किसने कहा तुमको कि सही होता है? किसने किसने कहा तुमको कि सही होता है बेटा? वो खरगोश और कछुए की कहानी के अनुसार वो आपको उस कहानी का एक सार निकालने के लिए, यानी आपको ये बताया जा रहा है ऐसा संभव नहीं है कहीं पे खरगोश चल रहा है और कछुआ चल रहा है तो उसमें आपका खरगोश ही जीतेगा, ये तय है। वो आपको दिखाया गया, आपको ये बताया गया है बचपन से कि आपको ना लगातार काम करते रहोगे, मतलब ये उस कहानी का सार क्या है? उस कहानी का सार ये है कि आप बहुत तेज स्पीड से एक बार दौड़ गए, फिर सो गए, फिर दौड़ गए, फिर सो गए, तो ऐसे कभी जिंदगी में आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा बताया कि कछुआ की तरह अगर आप थोड़ा 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 काम करते रहोगे तो जिंदगी में क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आप जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, अब परीक्षा का जब ये आ गया कि आपका एसआई के फॉर्म आने वाला है तो एकदम से धड़ाधड़ एडमिशन लेना शुरू कर दिया, आगे पढ़ना शुरू कर दिया। ये अभी पता चला कि वो टाइम निकल गया, अब आया ही नहीं, फॉर्म नहीं निकला, ना कुछ चीजें नहीं हुई, फिर ढीले पड़ गए, फिर एकदम से मतलब अब सो गए, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, जब ही होगा फिर दौड़ेंगे। तो यानी आप क्या चल रहे हैं? आप खरगोश की चाल चल रहे हैं, लेकिन जो उस परीक्षा में सफल होंगे वो कछुए की चाल चल रहे हैं, क्योंकि वो हर दिन 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि अब कब आए जब देखा जाएगा, पर मुझे अभी पढ़ना है, अपना तैयार करना है। तो वो कहानी वाली चीज है। अगर आपको ये पता चलता है कि वाक्य में कहानी बताई जा रही है तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, और अगर आपको ये पता चलता है कि वाक्य हमको उसकी योग्यता के ऊपर दिखा के कि ये कह रहा है शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आपको उस तरीके से करना होगा, ठीक है। वो आपके प्रश्न पूछने पर बता देगा। हाँ बिल्कुल होगा, अगर वो कहानी नहीं है तो। अगर वो कहानी नहीं है तो अशुद्ध है, ठीक है। जब कहानी है तो कहानी में तो कुछ भी हो, मैंने पहले ही कहा काव्य की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वहां तो जब हम कहते हैं कि कबूतर और चींटी की कहानी देखते हैं, अब खुद ही सोचिए एक छोटी सी चींटी कैसे पता करेगी कि कोई कबूतर पे निशाना लगा रहा है शिकारी? हो सकता है संभव, उसे पता चला और वो जल्दी से दौड़ के जाके शिकारी के पैर में उसने काट भी लिया, संभव है। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आता कि वो कैसे करेगी, हमें ये समझ में आता है कि ऐसे किया है, अच्छा हमको सीख मिली कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वो हमारे लिए कहानियां उस तरह से सिखाई हुई है, ठीक है। चल आगे आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 कहता है क्रमबद्धता। ध्यान दीजिएगा, ये क्रमबद्धता की जो हम बात कर रहे हैं ये हमारी हिंदी भाषा में 90% लागू होता है, ये आप लिख सकते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि मैम सिर्फ 90%, तो ध्यान रखना, हाँ ये 90% लागू होता है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में जो वाक्य बनाए जाते हैं इसमें 2 भाषाओं का प्रभाव है, ठीक है। एक है संस्कृत भाषा, जो कि संस्कृत भाषा किसी क्रम को निर्धारित नहीं करती है, और दूसरी है अंग्रेजी भाषा जो हर क्रम को निर्धारित करती है, उसमें फिक्स है कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी, उसमें फिक्स है। तो हमारी हिंदी भाषा 90% जो फिक्स करती है वो अंग्रेजी के जैसे वाक्यों को, यानी जिसमें हमारे वाक्य फिक्स होते हैं शब्द, और 10% संस्कृत के जैसा होता है कि कभी आगे पीछे भी आ जाता है हमारी बोलचाल के अकॉर्डिंग। तो ये क्रमबद्धता का मतलब क्या हो गया? तो क्रमबद्धता का मतलब हो गया, जैसे आपने अंग्रेजी भाषा में देखा होगा, अंग्रेजी भाषा के जो सेंटेंस होते हैं उनका एक क्रम होता है। ये जैसे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या होता है? वर्ब, उसके तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद फिर होता है अदर वर्ड, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे हिंदी के वाक्य देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको वही क्रम बताऊंगी कि हिंदी के वाक्यों में क्रम कैसे होता है, ठीक है। उसी चीज को हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमारे वाक्यों में क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, या सबसे अंत में क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया दिया हो, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, वाक्य हमारा जितने भी शब्दों से बना होगा। तो कह रहा है कि यदि वाक्य के अंदर हमारा एक कर्ता और एक क्रिया आई हो तो फिर हमारे वाक्य का क्रम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता होता है और अंत में क्रिया होती है और पूर्ण विराम लगा होता है। ध्यान रखिएगा कि हिंदी के वाक्यों में क्रिया जो है सबसे अंत में होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कर्ता सबसे पहले होता है। कर्ता से पहले कुछ और शब्द भी हमारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्रिया है वो वाक्य के सबसे अंत में होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, हमने यहाँ पे कहा शेर दहाड़ता है,
शेर दहाड़ता है, बच्चा सोता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शेर और बच्चा वाक्य में क्या है, कर्ता। ठीक है, तो ये पहले आए हैं, और दहाड़ता है और सोता है ये वाक्य की क्या है, क्रिया। तो पहले कर्ता है और बाद में क्रिया। ठीक है, दूसरा वाक्य देखेंगे। दूसरा वाक्य कह रहा है यदि वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीन चीज आई हों, और कर्म कभी या तो एक आया हो या दो कर्म आए हों, अगर ऐसा होगा तो कह रहा है कि यदि एक कर्म आ रहा है तो पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, क्रिया अंत में ही रहेगी। और अगर दो कर्म आ गए हैं तो पहले सबसे पहले कर्ता, फिर गौड़ कर्म, फिर मुख्य कर्म और उसके अंत में क्रिया। जब दोनों कर्मों में हमें चुनना होगा तो हमारा मुख्य कर्म अंत में होगा और मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म होगा। मैंने आप लोगों को जब कारक चिन्ह पढ़ाए थे उस समय बताया था कि यदि किसी वाक्य में दो कर्म आएंगे तो हमारा कारक चिन्ह एक कर्म के साथ होता है और एक कर्म के साथ शून्य कारक चिन्ह होता है। ठीक है, एक के साथ होता है को कारक चिन्ह और एक के साथ होता है शून्य कारक चिन्ह। तो बताइए याद करके कौन सा कर्म है जिसके साथ शून्य कारक चिन्ह होता है और कौन से कर्म के साथ को कारक चिन्ह होता है? अरे क्या शून्य कारक चिन्ह गौण कर्म के साथ? तो क्या क्या बेटा? नहीं, शून्य कारक चिन्ह तो होता है जिसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। मुझे बताइए कि आपके वाक्य में ना दो कर्म आए हैं, किस कर्म के साथ यानी कारक चिन्ह आएगा? मुख्य कर्म के साथ आएगा कि गौण के साथ आएगा? गौण कर्म के साथ कारक चिन्ह आएगा और मुख्य के साथ शून्य कारक चिन्ह रहेगा। ठीक है, रहेगा ना शून्य कारक चिन्ह? ऐसे क्यों कह रहे हो? आज ही पढ़ा है सुबह में। शून्य कारक चिन्ह का मतलब होता है कारक चिन्ह का नहीं होना। क्या होता है शून्य कारक चिन्ह का मतलब? तो फिर तो मुख्य के साथ नहीं है, जब गौण के साथ लग गया तो मुख्य के साथ नहीं होगा, तो वही उसी को तो कहेंगे शून्य कारक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रख लो। हाँ ठीक है, चलो वाक्य प्रयोग करो। इसमें ऐसे देख रहे हैं संशय से जैसे पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। वाक्य प्रयोग करेंगे हम। माँ ने बच्चे को सुलाया। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। माँ ने बच्चे को सुलाया, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। इस वाक्य में पहले माँ ने, ये क्या है? कर्ता। ठीक है, सबसे पहले कर्ता आ गया। क्रिया क्या है? सुलाया, ये क्रिया हो गई। कर्ता और क्रिया के बीच में हमारा आ गया कर्म। ठीक है, ये क्रम है। वाक्य में दो कर्म आ गए तो छात्रों को एक कर्म, पुस्तक दूसरा कर्म, ये क्या कहलाएगा? मुख्य कर्म। ठीक है, ये हो गया गौण कर्म, ये हो गया कर्ता, और क्रिया पढ़ाई। देखो जल्दी से फटाफट। हमारा वाक्य जो बनता है वो किसको मिला के बनता है? शब्दों को। उन शब्दों को हम वाक्य में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब उन पदों का नाम क्या है? पढ़ा था हमने, क्या है नाम उनका? कारक। ठीक है, क्या नाम है? कारक। जो हमारा वाक्य बनता है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो हमारा वाक्य कारकों का ही समूह है। ठीक है, जितने भी हमारे जैसे कारक होते हैं, हमें जो जो जरूरत होती है, यानी क्रिया को जिस जिस कारक की जरूरत होती है वाक्य के अंदर अपना भाव पूरा करने के लिए, उस कारक को हम लेकर आते हैं। तो मैं आपको अलग अलग ना समझा के एक साथ समझाती हूँ। ठीक है, हमारे कारक कितने थे? कुल कारक कितने थे? 8। ठीक है, अब आपको याद करना है। अब देखते हैं आपको कारक याद है कि नहीं है।
आपको याद करना है कि 8 कारकों को हम जब कभी किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे उन 8 कारकों का स्थान हमारे वाक्य में कहाँ कहाँ होता है, यही है हमारा वाक्य का क्रम। ठीक है, वही जो 8 कारक हमने पढ़े हैं उन्हीं का वाक्य में स्थान होता है, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। चलो अब मैं सबको एक साथ समझाने की कोशिश करूंगी जो यहाँ पे आते हैं। पॉइंट हमारा कह रहा है कि हमारे वाक्य में यदि कर्ता, क्रिया, कर्म, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण आदि आए हों तो वाक्य का क्रम किस तरह से होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य का क्रम क्या होगा कि सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा, कर्ता आएगा, फिर उसके बाद अधिकरण आएगा, फिर उसके बाद अपादान रहेगा, फिर उसके बाद संप्रदान होगा, फिर उसके बाद करण होगा, फिर उसके बाद कर्म होगा और उसके बाद क्रिया। तो हमको यहाँ पर ये बात समझ में आई कि जो कर्म है वो हमारा क्रिया से पहले ही होगा, बाकी सारे हमारे जो हैं वो बीच में आएंगे। तो अब आप अगर इन्हें ध्यान से देखें, अब मान लो ऐसे देखते ही तो आपके दिमाग में एकदम टेंशन आ गई होगी, मैं कैसे याद करेंगे इनको। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि हमने जिस क्रम में इनको पढ़ा है बीच में ये हमारे क्या हो गए, उल्टे हो गए हैं। अब देखो क्रम को कैसे समझ लो। आपने कैसे पढ़ा था, आपने पढ़ा था सबसे अच्छा पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या आपके सारे आ गए या इसमें कुछ बच गया है। कौन बच गया है, संबोधन रह गया है, और संबोधन रह गया है और संबंध रह गया है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, गिन के बताओ जरा। ऊपर कितने हो गए, 6। क्रिया वाले तो गिन रहे हो या छोड़े अक्सर क्रिया गिन देते हैं तो कहते हैं ना। चलो बहुत सुंदर, यहां तक है हमारे 6। ठीक है, और ये हो गए हमारे यहाँ पर 2, जो कितने हो गए हमारे 8। अब देखो ध्यान दो, जब हमने इनको पढ़ा था हम सब, मैं ऊपर की तरफ इनका क्रम लिखती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नीचे इनका देखेंगे कि कैसे हम इनको रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या था, कर्ता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, कर्म था। ठीक है, कर्म, और तीसरे पे क्या था, करण था, और चौथे पे क्या था, चौथे पे क्या था, संप्रदान, और पांचवें पे क्या था, अधिकरण। अधिकरण अपादान था, पांचवें पे हमारा अपादान था, और पांचवें के बाद क्या था हमारा, संबंध। ठीक है, छठे पे था, और सातवें पे क्या था हमारा, अधिकरण, और आठवें पे क्या था हमारा, संबोधन। ठीक है, ये क्रम है, इसको याद रख लेना, यही क्रम था हमारा। कुछ संशय है ये क्रम आप लोगों ने याद किया, आप इसी क्रम को याद करते हुए आप इसको समझ लो। इसको आपको क्या समझना है, जब हम अपने वाक्य के लिए रखेंगे, मैं नीचे लिख रही हूँ ना समझने के लिए। जब अगर मान लो कि हम सारे के ही क्रम को दिखाना चाहें, सबका क्रम कि कैसे रहेगा, तो संबोधन हमारा सबसे पहले आता है, ये हमने पढ़ाई था। वाक्य हमारा चाहे कैसा भी हो, ठीक है, तो संबोधन यानी 8वां जो है ये हमारा सबसे पहले आएगा वाक्य में। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, कर्ता यानी पहला। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा अधिकरण यानी 7वां। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा अपादान यानी 5वां, फिर आएगा हमारा संप्रदान यानी चौथा, फिर आएगा हमारा करण यानी तीसरा, और फिर आएगा हमारा कर्म यानी दूसरा, और उसके बाद हमारी आ जाती है क्रिया। क्या बच गया इसमें, यानी हमारा छठा बच गया। ठीक है, हमारा ये छठा बच गया। अब ये कहाँ आएगा, तो ये वहां आएगा जहां इसका संबंधी होगा। ठीक है, और इसका संबंधी कोई भी हो सकता है। इसका संबंधी संबोधन को छोड़कर यानी इस 8वें को छोड़कर कोई भी हो सकता है। कर्ता हो सकता है, अधिकरण हो सकता है, संप्रदान हो सकता है, अपादान हो सकता है, करण हो सकता है, कर्म हो सकता है, और क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो जहां पे इसका संबंधी होगा वहीं पे आएगा। और फिर आप इसकी कैसे पहचान करेंगे कि संबंध है हमारा, तो इसकी पहचान करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, का, की, के। तो जो भी शब्द का, की के लिए हुआ होगा वही हमारा क्या होगा, संबंध होगा। और संबंधी कौन होता है, जो काकी के बाद लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं संबंधी। ठीक है, तो संबंध वाला हमारा अलग होता है। तो अब आपको बात समझ में आई। तो देखो इसमें हमें क्रम क्या मिल रहा है, हमें क्रम मिल रहा है कि हमने देख लिया कर्ता सबसे पहले हो गया। ठीक है, और जो कर्म है वो हमारा क्रिया से पहले हो गया। अब बीच में जो हमें क्रम मिल रहा है वो उल्टा मिल रहा है। ये 7, 5, 4, 3 और 6 हमने बाहर निकाल दिया। तो इसे याद करना आपके लिए आसान रहेगा कि छठा यानी संबंध जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो पहला हमारा सबसे पहले, और दूसरा हमारा सबसे लास्ट में, और फिर हमारा जो है उसे हम उल्टे क्रम में ले आएंगे, 7, 5, 4, 3। ठीक है, यही क्रम रहेगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपके कहीं ऐसा आ जाए वाक्य में कि अगर 5वां ना दिया हो वाक्य में, तो क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी क्रम में रहेगा। 5वां नहीं, जो नहीं होगा उसको आप स्किप कर देंगे। मान लो वाक्य में केवल आपका कर्म दिया, कर्ता दिया है, अधिकरण दिया है और कर्म दिया है, तो ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कर्म आगे, मतलब जो इनका क्रम है वो आगे पीछे नहीं होगा, जो नहीं है वो गायब हो जाएगा, जो है वो वहां प्रकट हो जाएगा। ठीक है, संबोधन सदैव वाक्य में क्या रहेगा, आगे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और संबंध वाक्य में अपने संबंधी के साथ रहेगा।
अब इसको हम देख लेते हैं, कोई एक वाक्य ऐसा बना लेते हैं जिसमें लगभग हमारे सारे आ जाएं। ठीक है, तो चलो एक वाक्य लिखो। वाक्य हम लिखते हैं, राम ने लंका में पंचवटी से अपहृत सीता के लिए अपने बाण से रावण को मारा। ये वाक्य लिया है, इस वाक्य में हमने लगभग सारे कारक को लाने की कोशिश करी है। ठीक है, अपहृत, अपहृत का मतलब होता है जिसका अपहरण किया गया हो। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें कौन सा क्या कारक है। सबसे पहले बताइए, राम ने कौन सा कारक है? ये क्या है? कर्ता। बताइए इसमें कर्म कारक क्या है? कर्म कारक क्या है? रावण को। आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, कारक चिन्ह वाली भी अशुद्धि नहीं है, इसलिए आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। बताइए इसमें अपादान क्या है? अपादान क्या हो जाएगा? पंचवटी से। हमने कैसे पहचाना है? अपादान अलग करता है, यानी पंचवटी से क्या किया गया है? अलग किया गया है। और कारण क्या है? मारने का साधन क्या है? बाण। तो बाण से क्या हो गया? करण हो गया। लंका में क्या है? हमें पता है अधिकरण क्या बताता है? क्रिया का स्थान या समय बताता है। तो क्रिया हुई है रावण को मारने की, और रावण को मारा गया है, किस स्थान पर मारा गया है? लंका में। तो ये क्या है? अधिकरण। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? क्रिया का उद्देश्य क्या है? किसके लिए मारा है रावण को? सीता के लिए। तो सीता के लिए ये क्या है? संप्रदान। ठीक है, क्रिया क्या है इसमें? मारा। आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि हमने वाक्य में जितने भी पद हैं सबका एक स्थान दे दिया है, मतलब सबको नाम दे दिया है। अब इसमें कुछ ऐसे पद बच गए जिनको अभी हमने नाम नहीं दिया है। तो बताइए जरा, जो पद बचे हैं वो क्या हैं? वो कौन से कारक हैं? क्या वो कारक हैं या कुछ और हैं? बताओ जल्दी से। कुछ और हैं, बताओ तो पहचानो। आपने सब कुछ पढ़ लिया, पद के भेद पढ़ चुके हैं, पहचानो जो बचा है वो क्या है। हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी। अपने सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सही है क्या? निजवाचक सही है। निज का मतलब होता है कर्ता, जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, तो निजवाचक नहीं। निजवाचक ही है, निज निजवाचक नहीं है। निजवाचक सर्वनाम वो होता है कर्ता कारक जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है। ठीक है, तो यहां पर अपने शब्द का प्रयोग राम ने स्वयं के लिए नहीं किया, ये बाण के लिए किया गया है। तो क्या है ये? निश्चयवाचक। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए, अपहृत, अपहृत हो जाएगा विशेषण। ठीक है, ये क्या है? विशेषण। और विशेषण कौन सा? विशेषण के भेद बता दो। क्यों, वो क्यों नहीं बताया जा सकता? विशेषण 4 प्रकार के थे आपके। हाँ, मतलब मैं नाम बताऊं, है ना, खुद ने नहीं याद किया है। विशेषण हमारे 4 प्रकार के थे: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये सर्वनाम नहीं है, तो
तो सार्वनामिक नहीं है। ये मात्रा को नहीं बता रहा तो परिमाण नहीं है। संख्या को नहीं बता रहा तो ये संख्यावाचक नहीं है। तो क्या बचा? गुणवाचक। तो ये कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक। बेटा ऐसे ही याद करोगे पूरी हिंदी को, ऐसे ही नहीं रट के आपने बैठ के पढ़ लिया और इसके बाद नहीं है। एक वाक्य में आप पूरी हिंदी को निकाल सकते हो। पद परिचय पढ़ेंगे हम, आगे टॉपिक आएगा। वाक्य की क्लास आपकी 4 से 5 दिन की होगी, मैं फिर से वार्न कर दे रही हूँ। वाक्य के बाद आपका टॉपिक है पद परिचय और पदबंध। तो पद परिचय में वो मेरे पढ़ाने का नहीं है, जितना आपने संज्ञा से लेके और वाक्य तक जो कुछ पढ़ा है, यानी आज की क्लास तक हम जो कुछ पढ़ेंगे वही रिपीट होगा। वो पढ़ाने की चीज नहीं है, पूछने की चीज है। और अगर क्लास से गायब हुए तो सोच लेना फिर, ठीक है? घर पे ही आके ना तुमसे पूछताछ करूंगी तो मैं मम्मी पापा के सामने कि देखो तुम्हारा बालक कैसा पढ़ रहा है। अब देखो यहां पर जो आपने बताया है निश्चयवाचक सर्वनाम, वो एक विशेषण भी है। और कौन सा विशेषण है बताइए? अपने विशेषण भी है। अरे इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अपने शब्द सर्वनाम है और अगर ये विशेषण के स्थान पर रखा है तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। अब परीक्षक में मतलब परीक्षक महोदय आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो इसे विशेषण के रूप में पूछ सकते हैं। अगर विशेषण के रूप में पूछा, लिख लो, इसे नोट कर लो। अगर विशेषण के रूप में पूछा तो ये सार्वनामिक विशेषण है, और अगर सर्वनाम के रूप में पूछा तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसे उसको याद करोगे? रिवीजन करने के लिए इसीलिए तो बोला है, पूरी हिंदी कैसे समझनी है। अगर मुझसे मतलब पेपर बनवाने की बात करें ना परीक्षक, मैं पद के भेद एक प्रश्न में पूछ लूंगी। एक प्रश्न के अंदर, जिन परीक्षाओं में 5 नंबर के प्रश्न आता है ना, 5 नंबर के मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं, उन 5 क्वेश्चन में मैं 3 के अंदर ही पद के भेद पूछ लूंगी, ये जो पद परिचय। और पद परिचय में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा पद भेद आ जाएगा, संज्ञा से लेके और वाक्य तक। ऑप्शन देख के आ जाता है, बात अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी तो लगाने की कोशिश करो ना। अभी यहाँ थोड़ी ना आपका कुछ जा रहा है, यहाँ घट तो नहीं रहा। अब यहाँ पे अगर फोकस करोगे, अब जैसे बताया, तो कुछ कुछ तो याद आएगा। मान लो आपको लगा कि यार मैं कैसे भूल गया, ये चीजें नहीं आई, तो घर जाके उसको एक बार जाके देख लो। देखो आपकी पढ़ाई ना याद तब होगी जब मान लो कि जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया और आपने अगर यहाँ कुछ बताने की कोशिश की और वो आपसे गलत हो गया, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए रात को, नींद नहीं आनी चाहिए। फिर ये अपने मन में लेके बैठो कि मैम ने पूछा था और मैंने बताया और मेरा वो गलत हो गया, मतलब अब मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है पहले, ये कैसे गलत हुआ। टाइम नहीं मिलता। वाह 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 वाह, है ना? टाइम टेबल खराब हो जाता है बच्चा। आज के टाइम में अगर आप नींद के बारे में सोचोगे ना, तो फिर तो हो गया काम। आपको पता है जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक कितनी देर सोते हैं? ये सोते नहीं है भाई साहब, ये सोते नहीं है, झपकी लेते हैं। कभी इनकी लाइफ स्टाइल देखना, ये कैसे बैठते हैं ना, किसी कुर्सी पे या कहीं ऐसी जगह पे बैठते हैं जहां शरीर उनका थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि जब उन्हें नींद आए तो वो लुढ़क ना जाए, ऐसे प्लेस को लेते हैं और एकदम ऐसे झपकी लेते हैं। वो जो हल्की सी झपकी होती है ना, माइंड के लिए उतना काफी होता है। आपके दिमाग के लिए सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक कितने घंटे की नींद चाहिए होती है? 4 घंटे की, 8। और जब आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, हमारे शरीर को चाहिए होती है 7 से 8 घंटे की नींद। जब आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे तो आप माइंड को नींद दो ना, शरीर को क्यों देना है? अगर आप परीक्षा, आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए और तैयारी में आपका 10-15 किलो वजन कम नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या किया? फिर तो आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की ही नहीं, बढ़ गया है ना, तो मतलब मजे कर रहे हो यहाँ पे, और कुछ नहीं, यही हो रहा है, बढ़ गया कह रहे हैं। बेटा ऐसे ही नहीं कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। तो यही है, अगर आपको चीजें याद करनी है तो टाइम टेबल को खराब करना पड़ेगा, है ना? इतना टाइम टेबल, फोन चैटिंग करने का टाइम टेबल खराब नहीं होता होगा उससे। हाँ, वो लाइब्रेरी में देखो कितना, मतलब हद है यार, बेशर्माई पने का मतलब। लाइब्रेरी में जा रहे हो पढ़ने के लिए, वहां पे चैटिंग कर रहे हो, वो कह रहे हो चैटिंग जो है लाइब्रेरी में हो जा रही है। आ जाओ, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा, तुम लोगों का कल्याण हो गया, बस तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। अगला पॉइंट देखो, मैंने ना ऐसा सोचा है भविष्य में अगर
थोड़ी सी इनकम अगर मेरी सही हो जाती है तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से दिल्ली से शिफ्ट करूंगी अपनी इस चीज़ को, और 30 बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था वहीं पे करते हुए अपना बैच वहीं पे चलाऊंगी, सिर्फ 30 बच्चों के लिए ही, जहाँ पे मेरा अपना घर रहेगा। वो कोई सा भी इलाका हो सकता है, नोएडा रहे या ग्रेटर नोएडा रहे या कहीं पे भी। हाँ नहीं, हिंदी के लिए रहेगा, 3 महीने की क्लास आपकी रहेगी, आपको एक जगह वहां बैठ के पढ़ सकते हो, मतलब हिंदी के लिए स्पेशल। तो अगर ऐसा हो गया ना भविष्य में, तो वो जो 30 बच्चे होंगे ना, तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। गलती अगर उन्होंने कर दी मेरे पास एडमिशन लेने की, तो फिर उन्हें समझ में आ जाएगा। फिर मैं उनको मैं कहते हैं ना, मैं साथ में ही बैठ के पढ़ो पूरे दिन भर और सारी चीजें, तो वो अलग बात है। इसलिए रहने दो, मेरे साथ 1.5 घंटे ही मुश्किल बिता पाओगे आप। चलो वाक्य में आगे देखो, अगला पॉइंट हमने बात करी थी जब अधिकरण पढ़ रहे थे, तो अधिकरण हमारा 2 प्रकार का था, जिसमें कालवाचक अधिकरण और स्थानवाचक अधिकरण था। तो ये अगर हमारे वाक्य में 2 अधिकरण होते हैं तो हमारे वाक्य में इनका क्रम किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे दोनों अधिकरण हो, कालवाचक और स्थानवाचक, तो सबसे पहले आएगा हमारा कालवाचक अधिकरण और उसके बाद आएगा स्थानवाचक अधिकरण। चलो वाक्य प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वाक्य हमने लिखा कि रवि पार्क में सुबह में टहलता है। रवि पार्क में सुबह में टहलता है, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में हमारे 2 अधिकरण आए हैं, एक अधिकरण हमारा स्थानवाचक है और एक हमारा कालवाचक है। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि कालवाचक अधिकरण हमारा कब होना, पहले होना है, ठीक है। तो हम इस वाक्य को कैसे करेंगे, रवि सुबह में पार्क में टहलता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सही, हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, कालवाचक है, कालवाचक, और ये है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक को हमें बाद में रखना है और कालवाचक को पहले रखना है। तो अब इस तरह से हम वाक्य को अपना सही करेंगे। वाक्य शुद्धिकरण में आपका इस तरह का पॉइंट देकर आता है। कभी भी आप जब कभी वाक्य में आपको कुछ और चीज नजर ना आए और आपको लगे कि हमारा इस तरह से 2 अधिकरण दिए हैं, तो उनके आपस में क्रम को चेक कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा संबोधन कारक को पहले लिखा जाता है। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उदाहरण लिखेंगे, जैसे हे प्रभु, हे प्रभु गरीबों पर दया करो। यहां पर हमारा हे प्रभु संबोधन कारक है, जो कि वाक्य में सबसे पहले आया है, ठीक है। छठा पॉइंट आता है, तो ये 5वां पॉइंट था हमारा क्रम का। अब ये क्रम आएगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि 90% हमारे वाक्यों में यही क्रम हमारा लागू होता है। कभी कभी कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जिनमें यह क्रम लागू नहीं होता, और वह किससे प्रभावित है, संस्कृत भाषा से। हम जैसे संस्कृत भाषा में देखते हैं, तो संस्कृत भाषा में कोई क्रम नहीं होता। संस्कृत भाषा के जो वाक्य होते हैं उन्हें आप आगे पीछे कहीं पर भी लिख दो, उनका जो भाव है वो वही रहता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि संस्कृत में जो कारक चिन्ह होते हैं वो शब्द के साथ जोड़ कर लिखे जाते हैं, लेकिन हमारा हिंदी में जो है कारक चिन्ह को उनसे अलग लिखा जाता है, इसलिए भाव चेंज हो जाने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा इनमें क्रम भी यहाँ निर्धारित किया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 6 हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 आ रहा है हमारा अन्वय। अन्वय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होना। अब ये जो मेल होने का मतलब क्या है, तो ये मेल होने का मतलब ये है कि वाक्य में जो हमारे पद हैं उनका क्रिया से मेल होना। क्रिया से कैसा मेल होना, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। अगर हमारे वाक्य में जो शब्द है, कर्ता हो या कर्म हो, जिसका प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है, अगर वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और अगर वह बहुवचन या एक वचन जिस तरह से है तो क्रिया भी उसी वचन में होगी। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमने वाक्य प्रयोग किया, जैसे हमने कहा रिंकी बहुत मेहनत करता है। दूसरा वाक्य लेंगे, जैसे हमने वाक्य लिया उसका प्राण पखेरु
उड़ गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिंकी शब्द है, यानी जो रिंकी है, ये क्या है? यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग एक वचन है। तो हमारी क्रिया भी क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो करता है नहीं, करती है। ठीक है। उसका प्राण, अब हम यहाँ देख रहे हैं प्राण शब्द जो है ये हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। अब ये प्राण पखेरु का मतलब है प्राण रूपी पक्षी। ठीक है। अब ये भले इसमें इसने क्या लगाई है? उपमा लगाई है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे देखना है कि प्राण जो है ये हमारा बहुवचन है, तो इसके लिए प्रयोग होने वाला यहाँ सर्वनाम ये हमारा क्या होगा? उसके बहुवचन होगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया गलत। और उड़ गया नहीं होगा, उड़ गए। ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इसी को कहते हैं अन्वय, यानी क्रिया का अन्य वाक्य के अन्य पदों के साथ मेल होना ही अन्वय कहलाता है। और अगर वाक्य में अन्वय ना हो तो भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट हैं हमारे, जो हमारे वाक्य के तत्व के रूप में आते हैं। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होते हैं? देखो याद रख लेना। फिर मैं कहती हूँ आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे की चीजों को भूलते जा रहे हैं। रिवीजन, अच्छा ईमानदारी से बताओ, रिवीजन किया है? नहीं किया है? कब करोगे? कब करोगे? हाँ प्लीज प्लीज रिवीजन कर लिया करो। संडे के दिन, कम से कम संडे के दिन वो 5 दिन की तो पढ़ाई कर लिया करो। आप जो हमने सोमवार से लेके शुक्रवार तक की है वो पढ़ाई तो कर लिया करो। सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है, 2 दिन इसीलिए रखती हूँ ताकि वो जो रिवीजन है वो। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो सैटरडे संडे मेरा है, इसमें हम लोग मस्ती कर लें, हाँ घूमने फिरने निकल जाते हो और ये कर लेते हो। बेटा घूमने फिरने का समय नहीं है। देखो एक बात आप लोगों से कहूंगी फिर से कि ये 2 से 3 साल हैं, या तो ये झोंक दो मेहनत में, ठीक है, और पूरा जीवन आनंद से बिता लेना, या ये 2-3 साल आनंद से बिता लो और पूरा जीवन मेहनत में झोंक देना। अब चॉइस आपकी है कि कैसे आपको करना है, बस। बाकी तो मैं और क्या ही आपको समझा सकती हूँ। ठीक है। ये वाक्य के अंग भूल मत जाना। मैं 5 दिन बाद फिर पूछूंगी और अगर नहीं बताया तो फिर कूटूंगी भी। ठीक है। तो इसको याद कर लेना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ये याद नहीं होगा, बहुत सरल है। यहीं पे ही याद हो जाएगा ये। वाक्य के मुख्यतः 2 आवश्यक अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कहता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में काम करने वाला हो। तो जो वाक्य में काम करने वाला हो, इससे आपको क्या समझ में आया? वाक्य का कर्ता। ठीक है। तो यानी जिसके बारे में कुछ कहा गया है क्रिया के रूप में, यानी कर्ता, ठीक है, वही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और इसमें एक पॉइंट याद रखना थोड़ा सा कि उद्देश्य के साथ आने वाले जो पद होते हैं जो कि उद्देश्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, उन्हें हम उद्देश्य का विस्तार कह देते हैं। ठीक है। वाक्य को याद रखने के लिए हिंट है, वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। ठीक है। चलो वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो। कक्षा में प्रथम आने वाला लड़का, आने वाला लड़का आज नहीं आया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो हम देखेंगे वाक्य का कर्ता क्या है। तो वाक्य का कर्ता है कौन नहीं आया? लड़का। तो ये जो लड़का है ये क्या है? उद्देश्य। इस वाक्य का क्या है? उद्देश्य। अब देखो इस लड़के के बारे में एक बात कही गई है, इसकी एक पहचान बताई गई है, और वो पहचान क्या बताई गई है? कक्षा में प्रथम आने वाला। ठीक है। तो इसी को हम अगर देखें तो हम इसको उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। ठीक है। वाक्य के तत्व में ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। और वहीं पे अगर हम पदबंध में देखेंगे तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है। क्या होता है संज्ञा पदबंध? आगे पढ़ेंगे जब आएगा। अगर कोई वाक्य आपके सामने ऐसे देखे, अगर पूछा जाएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है।
चलो मिटा दूं इसको। अगला आता है पॉइंट नंबर 2, विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम हुआ हो। तो वाक्य में क्या काम हो रहा है, यानी क्रिया, ठीक है। तो वाक्य की क्रिया, यहाँ पे पहचान के लिए लिखा है, वाक्य की क्रिया ही क्या होती है, विधेय होती है। तो विधेय के साथ आने वाले जो पद होते हैं उन्हें हम विधेय का विस्तार कह देते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, लिखो वाक्य प्रयोग करिए, इसमें लिखिए दीपा वहां नौकरी करने जाती थी। दीपा वहां नौकरी करने जाती थी। इस वाक्य में क्रिया क्या है, जाती थी। यही क्रिया इस वाक्य की क्या कहलाएगी, विधेय कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाक्य का क्या है, विधेय। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है, तो ध्यान रखिएगा वाक्य का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, दीपा। उद्देश्य और विधेय के मध्य में जितने भी वाक्य मतलब वाक्यांश होगा, जितना भी वाक्यांश, वो क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार। वहां नौकरी करने, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार। ये आपकी परीक्षा में आता नहीं है, सीधा नहीं आता है। तो ये आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, विधेय और मतलब उद्देश्य और विधेय को जानने की। तो आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप वाक्य समझ रहे होते हैं कि मिश्र वाक्य हमारा कौन सा है, सरल वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो जब हम सरल वाक्य को पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने आएगा कि जिस वाक्य का एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो हमारा वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य होता है। और जब आए कि जब जिस वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय अलग अलग हो जाते हैं तो वो हमारा संयुक्त वाक्य में आ जाता है, या मिश्र वाक्य की अलग पॉइंट आता है कि इसमें एक सरल वाक्य और एक हमारा उपवाक्य ऐसे होता है, तब हमारा ये वाक्य बनता है। तो हमें जो जरूरत पड़ेगी वो जब हम वाक्य के प्रकार देखेंगे वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि हमारा उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें इसके बारे में हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो आता है हमारे पद परिचय के अंदर। जब पद का परिचय कर रहे होते हैं तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि वाक्य के अंदर ये पद वाक्य के अंग में किस रूप में है, वो वाक्य का उद्देश्य है, वाक्य का विधेय है, या उद्देश्य का विस्तार है, या विधेय का विस्तार है, ठीक है। तो आपको ये समझना होता है। तो बात समझ में आ गई है। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर लूं जिसमें आपको चारों कह रहे नहीं कि नहीं करना है प्रश्न। ठीक है। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि एक मैं वाक्य लिखती हूँ यहाँ पर, आपको बताना है कि उस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, विधेय का विस्तार है या नहीं है, उद्देश्य का विस्तार है या नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्या, अगर यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा ना। लिखो वाक्य इसमें, घोड़े पर सवार होने वाला, घोड़े पर सवार होने वाला, हाँ नीचे स्थान होगा ना अभी, हाँ उसी में लिखना है, ठीक है। घोड़े पर सवार होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति घुड़सवार नहीं हो सकता। बताओ इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, विधेय का विस्तार क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य क्या हो गया, प्रत्येक नहीं केवल व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और इसमें विधेय क्या है सकता, हो सकता पूरा ही आ जाएगा, ठीक है, विधेय हो जाएगा। विधेय का विस्तार क्या हो गया, उद्देश्य और विधेय के बीच में जो टुकड़े बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। और जो उद्देश्य के बारे में बता रहा है, तो घोड़े पर सवार होने वाला प्रत्येक, ये हमारा हो गया उद्देश्य का विस्तार।
अब बताइए, किसी को कोई समस्या, दिक्कत? वाक्य के तत्व और वाक्य के अंग ध्यान रखिएगा दोनों को, ठीक है। वाक्य के तत्व कितने हैं? 6 और वाक्य के अंग 2, ठीक है। अगर परीक्षा में कभी सीधा सीधा भी प्रश्न आए इससे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। कल हम इसमें पढ़ेंगे उपवाक्य, अगला टॉपिक रहेगा हमारा उपवाक्य। हालांकि जो ये उपवाक्य होता है, अगर आप इसको किताबों में देखेंगे तो ये उपवाक्य आपको मिश्र वाक्य के अंदर पढ़ाया जाता है, पर मैं इसे आपको अलग पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मिश्र, कुछ लोग इसे कहते हैं ना मिश्र वाक्य के भाग हैं, ये मिश्र वाक्य के प्रकार हैं। मिश्र वाक्य के प्रकार नहीं होते मिश्र वाक्य के अंदर, क्योंकि जरूरत लोगों को मिश्र वाक्य के अंदर पड़ती है उपवाक्य समझाने की, तो वहीं पे समझा दिया जाता है। तो हम इसको उपवाक्य को पहले अलग से समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपवाक्य।